हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में आरसीसी के IS 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 73 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे फ्लैट स्लैब्स हैं उसमें हम लोग शेयर स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही साथ कि जो हमारी परमिसिबल शेयर स्ट्रेसेस हैं, जो डिजाइन में हमें ध्यान रखनी है कि जो लिमिटिंग वैल्यूज हैं उनकी, वो हमारी IS 456 के अकॉर्डिंग क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा रेलेवेंट क्लॉज है कि 31.6.2 कैलकुलेशन ऑफ शेयर स्ट्रेसेस, तो ये बेसिकली हम फ्लैट स्लैब्स से पर्टेन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ शेयर स्ट्रेसेस इन फ्लैट स्लैब्स। तो फ्लैट स्लैब्स बेसिकली हमारे टू वे स्लैब्स होते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से आपको डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं। तो यहां पर जो हमारे फ्लैट स्लैब्स हैं वहां पे जो क्रिटिकल शेयर है वो पंचिंग शेयर है, ठीक है, विच इज बेसिकली टू वे शेयर। तो यहां पर कोड का प्रोविजन ये कहता है, तो कोडल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो हमारी शेयर स्ट्रेस है शैल बी सम ऑफ द वैल्यूज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू दी, दो क्लॉजेस दिए हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। वो शेयर स्ट्रेस जो है वो हमारी इन दोनों का समीशन होना चाहिए। तो ये जो शेयर स्ट्रेस है बेसिकली ये आपकी जो हमारे लोड्स हैं, एक्सटर्नल लोडिंग्स की वजह से जो हमारे स्लैब में शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, तो ये शेयर स्ट्रेसेस कहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? एट क्रिटिकल सेक्शन, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो क्रिटिकल सेक्शन है हमारा फ्लैट स्लैब के केस में, क्रिटिकल सेक्शन पे एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो शेयर स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो हमारे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो टाउ वी है, ठीक है। तो अभी कैलकुलेटेड शेयर स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे फ्लैट स्लैब में लोड्स आ रहे हैं उसकी वजह से जो क्रिटिकल सेक्शन पे हम शेयर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। तो पहला फर्स्ट कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 इज द ड्यू टू नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, ये नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो है ये डिजाइन लोड्स की वजह से है, जो डिजाइन हमारे एक्सटर्नल लोड्स आ रहे हैं जो फैक्टर्ड लोड्स की वजह से है, ठीक है। तो डिजाइन फैक्टर्ड लोड्स, ठीक है। तो फैक्टर्ड लोड्स की वजह से जो डायरेक्टली हमारे क्रिटिकल सेक्शन पे जो शेयर फोर्सेस आ रही हैं वो हम डिनोट कर रहे हैं। तो यहां पे हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है हमने डिस्कस किया था कि ये D/2 पे है, ये D/2 पे है। अगर ये एक इंटीरियर कॉलम है तो इस पे जो हमारी एक्सटर्नल लोड की वजह से जो शेयर फोर्स है, ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय VU2। हम लोग फिगर्स में जो बात कर रहे हैं वो VU2 है। ये एक्सटर्नल लोड की वजह से जो फैक्टर्ड शेयर फोर्स आ रही है, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड की बात करें तो फैक्टर्ड शेयर फोर्स बोलेंगे जो डेवलप हो रही है, ठीक है। तो VU2 इज द फैक्टर्ड शेयर फोर्स, और इसके करस्पॉन्डिंग जो शेयर स्ट्रेस होगी उसको हम टाउ C2 से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो VU2 जो है ये हमारी फैक्टर्ड शेयर फोर्स है जो क्रिटिकल सेक्शन पे हमारी डेवलप हुई, फैक्टर्ड शेयर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब बिकॉज पंचिंग शेयर है तो जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा वो ये पेरिफेरी होगा, पेरिफेरी ऑफ द लोडेड एरिया, ठीक है। इस पे हमारे लोड्स एक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस होगा दैट इज गिवन बाय टाउ, इसको टाउ VT बोलेंगे, टाउ C2 नहीं, टाउ V2 बोलेंगे। तो टाउ V2 जो होगा दैट विल बी गिवन बाय VU2 अपॉन V0D, ठीक है। तो VU0 मैंने आपको बताया दिस इज फैक्टर्ड शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय जो एरिया है, एरिया हमारा लोडेड एरिया का जो पेरीमीटर है उसकी जो सरफेस लेंथ है, पेरीमीटर है B0 है। तो B0 इज बेसिकली 2C1 प्लस C2 प्लस 2D, ठीक है। ये चारों तरफ का जो सरफेस एरिया है वो निकालने के लिए आपने पेरीमीटर से इफेक्टिव डेप्थ को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा एरिया आ गया। तो लोड अपॉन फैक्टर्ड शेयर फोर्स अपॉन जो हमारा शेयर एरिया है, तो दिस इज बेसिकली दी शेयर एरिया जिसपे हमारी
फैक्टर्ड शेयर फोर्स एक्ट कर रही हैं। तो ये हमारी नॉमिनल शेयर फोर्स, नॉमिनल शेयर स्ट्रेसेस हो गई, जो कि डायरेक्ट लोड्स की वजह से हमारे क्रिटिकल सेक्शन पे आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमने यहां पे तो जो आपका नॉमिनल कोड ने V लिखा है, इसको आप ये समझ लीजिए, कोड में जहां पे V लिखा है उसको हमने VU2 अज्यूम किया है। ठीक है, D जो है हमारा जो स्लैब का इफेक्टिव डेप्थ है एट क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारे जो स्लैब है, स्लैब से कुछ मोमेंट हमारा ट्रांसफर होके कॉलम्स पे आ रहा है। ठीक है, तो जो मोमेंट्स है वो दो कंपोनेंट्स है उसमें, एक फ्लेक्चरल मोमेंट की वजह से मोमेंट है और एक शियर की वजह से जो मोमेंट है वो है। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ शियर की वजह से जो हमारा शियर स्ट्रेसेस आ रही हैं क्रिटिकल सेक्शन पे, ठीक है, तो अनबैलेंस बेंडिंग मोमेंट जो होगा, ठीक है, अगर हम आइटम नंबर 2 की बात करें तो जो शियर फोर्स का दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है, दैट इज ड्यू टू शियर स्ट्रेसेस ड्यू टू अनबैलेंस्ड बेंडिंग मोमेंट। और वो अनबैलेंस्ड बेंडिंग मोमेंट को हमने डिनोट कर लिया MUV से। और ये अनबैलेंस्ड बेंडिंग मोमेंट क्यों डेवलप हो रहा है? ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ शियर फोर्सेस, ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ शियर फोर्सेस, and that may be due to gravity loads, wind loads, earthquake and other forces. Transfer of bending moment between slab and column, कुछ पोर्शन हमारा इसेंट्रिसिटी ऑफ शियर की वजह से हमारा ट्रांसफर होकर आता है और कुछ हमारा स्लैब कैटर कर लेता है। तो शियर स्ट्रेसेस शैल बी टेकन एज वेरिंग लीनियरली अबाउट द सेंट्रॉइड ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम देखेंगे कि हमारा शियर स्ट्रेस जो हम अज्यूम कर रहे हैं सेंट्रॉइड ऑफ क्रिटिकल सेक्शन के अलोंग लीनियरली वेरी करा रहे हैं। ठीक है, तो जो शियर स्ट्रेसेस ड्यू टू अनबैलेंस बेंडिंग मोमेंट है ड्यू टू सेंट्रिसिटी ऑफ शियर फोर्स, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ टाउ V3 से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको जो हमने टाउ V2 लिखा था इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये टाउ V है। टाउ V2 हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है अनबैलेंस बेंडिंग मोमेंट की वजह से टाउ V2 डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो कोड ये कहता है कि दिस टाउ V2 कैन बी डिटरमाइंड बाय एन इक्वेशन। तो जो हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो ऑथर्स की बुक है, बेस्ड ऑन रिसर्च, एक्सटेंसिव रिसर्च, की जो शियर स्ट्रेसेस हैं वो हमारी कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। तो टोटल जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम मान लेते हैं टाउ V2 है, तो दैट इज सम ऑफ टाउ V एंड टाउ V2 डैश। ठीक है, तो टाउ V हमने बात की, दिस वाज इक्वल टू VU2 अपॉन B0D और प्लस टाउ V2 डैश। ठीक है, तो ये वाला जो शियर कंपोनेंट है जो हमारा अनबैलेंस बेंडिंग मोमेंट्स की वजह से निकल कर आ रहा है क्रिटिकल सेक्शन पे, वो हमारी शियर स्ट्रेसेस कैसे निकलेंगी? बाय दिस इक्वेशन। तो टाउ V2 जो हो गया ये हमारा टोटल कंबाइंड, इसको कह सकते हैं टोटल कंबाइंड शियर स्ट्रेसेस एट क्रिटिकल सेक्शन, जिसमें हमारा डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस हैं जो हमारी डायरेक्ट डिजाइन लोड्स की वजह से आ रहा था, तो VU2 अपॉन B.D प्लस जो सेकंड कंपोनेंट है जो हमने टाउ V2 डैश अज्यूम किया वो हमारा MUV, दिस इज अनबैलेंस बेंडिंग मोमेंट, एंड C इज क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अंडर कंसिडरेशन on the face of critical section to the centroidal axis of the critical section। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन का जो फेस है वहां से जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसकी जो दूरी है वो C है, एंड JC इज लाइक, जैसे हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वैसे ही एनालॉगस प्रॉपर्टी है क्रिटिकल सेक्शन पे ZC। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारा जो क्रॉस सेक्शन है और हमारा इंटीरियर कॉलम है या एज कॉलम है उसके लेआउट पर डिपेंड करता है। तो डिफरेंट डिजाइन हैंडबुक्स में JC और C की वैल्यू दी हुई है फॉर मैक्सिमम शियर फोर्स। ठीक है, तो अब आते हैं कि जब डायरेक्ट डिजाइन मेथड कर रहे हैं, ठीक है, जब डायरेक्ट डिजाइन मेथड कर रहे हैं तो देयर वी हैव स्टडीड टू मेथड्स, डायरेक्ट डिजाइन मेथड एंड वी हैव स्टडीड इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड। तो डायरेक्ट डिजाइन मेथड्स में जो हम निकालते हैं VU2, that comes through the
टोटल डिजाइन लोड एक्टिंग ऑन शेडेड एरिया। तो अगर हम ये फ्लैट स्लैब का कंपोनेंट देखें तो हमने एक इस कॉलम के लिए जो कॉलम पैनल था इसमें हमने क्रिटिकल सेक्शन ड्रॉ किया, उसकी पेरिफेरी के बाहर जितना भी लोड आ रहा है उसकी वजह से जो शियर फोर्सेस इस सेक्शन पे आ रही हैं, जो क्रिटिकल पेरिफेरी पे आ रही लोडेड एरिया, तो इतना लोड ही लेना है जो मैंने शेड किया है। शेडेड एरिया का जो लोड है इस क्रिटिकल सेक्शन पे शियर एरिया पे, वो हमारा VU2 निकालेंगे, ठीक है। और अनबैलेंस वाला आपको मैंने अलग फॉर्मूला बता दिया। और जो आपका इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड है, इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड के केस में आपको फ्रेम एनालिसिस से सपोर्ट रिएक्शन निकालना पड़ता है, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शंस, जो कॉलम सपोर्ट रिएक्शंस हैं वो आप निकालोगे फ्रेम एनालिसिस से, तो वहां से ये VU2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया उसके हिसाब से कैसे आप निकालते हो। ये सपोज आपका कॉलम सेक्शन था, कॉलम सेक्शन से हमारा, इसके फेस से हमारा स्लैब में जो क्रिटिकल सेक्शन हो गया वो D/2 दूरी पे हो गया, और सेंट्रोइडल एक्सिस से जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन का फेस हो गया वो C दूरी पे हो गया। और ये जो पूरी विड्थ हो गई ये हमारी C1 प्लस D हो गई। हमारी कॉलम की डायमेंशंस अगर देखोगे तो C1 और C2 थी, तो C1 प्लस D और C2 प्लस D हमारी डायमेंशंस हो गई। तो C की वैल्यू जो हो गई ये हमारी A/2 हो गई, बिकॉज हमारा ये इंटीरियर कॉलम है। एक्सटीरियर कॉलम में जो प्रॉपर्टी होगी उसमें ये A जो होगा C1 प्लस D/2 होगा, तो C की जो वैल्यू आएगी वो आप A²/2A+B होगी। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये डिफरेंट लोडिंग कंडीशन और डिफरेंट कॉलम लेआउट्स के हिसाब से निकल आती हैं। तो इसके लिए आप हैंडबुक रेफर कर सकते हो। और आप देख रहे हो कि जो हमारा वर्टिकल फोर्स है और ये हमारा अनबैलेंस बेंडिंग मोमेंट आया, जिसकी वजह से जो हमारे शेयर स्ट्रेसेस के वेरिएशंस हैं वो हमारे वेरी कर रहे हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस से के रिस्पेक्ट में लीनियरली वेरी कर रहे हैं। तो this is combined shear due to punching and transfer of unbalanced bending moment from slab to column, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस थे। तो ये दोनों चीजों से हमने क्या कैलकुलेट किया, बेसिकली हमने कैलकुलेट किया टाउ V2 जो कि हमारा मैग्नीट्यूड है कंबाइंड शियर स्ट्रेसेस जो क्रिटिकल सेक्शन पे हमारी एक्ट कर रही हैं ड्यू टू फैक्टर्ड लोड्स एंड द अनबैलेंस बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब ये टाउ V2 हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आते हैं कि अब ये टाउ V2 को हमें किससे कंपेयर करना होगा, जो लिमिटिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो दीज आर द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ शियर स्ट्रेसेस। तो आपको अब इन वैल्यूज को, जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, इनको कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है कि जो हमारी क्रिटिकल सेक्शन पे जो परमिसिबल शियर स्ट्रेसेस हैं वो कितनी हैं, ठीक है। तो पहली सिचुएशन ये है कि हमने ये अज्यूम किया कि इस समय हमारे फ्लैट स्लैब में कोई भी शियर एनफोर्समेंट नहीं है शियर स्ट्रेसेस को रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। तो बेस्ड ऑन वेरियस एक्सटेंसिव रिजल्ट्स, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसपे ये निकाला गया कि जो हमारी पंचिंग शियर स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो कंक्रीट की ग्रेड कितनी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कॉलम सपोर्ट है उसकी डायमेंशन विथ रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव डेप्थ, यानी एक तरीके से A/D या इसको B/D कह सकते हो, या आप इसको C1/D या C2/D, इस रेशियो पर भी डिपेंड करती है। और एक दूसरा जो रेशियो है BC, बीटा C, ये बेसिकली रेशियो इंडिकेट करता है, इट इज अ रेशियो ऑफ शॉर्टर साइड टू द लॉन्गर साइड ऑफ द कॉलम सपोर्ट। तो C1/C2, तो C1 इज मान लेते हैं कि ये शॉर्टर साइड है और ये हमारा लॉन्गर साइड है। तो C1/C2 का जो रेशियो है ये बेसिकली रेक्टेंगुलरिटी को इंडिकेट करता है, रेक्टेंगुलरिटी ऑफ लोडेड एरिया, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो शियर स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो शियर स्ट्रेंथ है
वो हमारी रिड्यूस करती है अगर हमारा जो रेक्टेंगुलरिटी है वो बढ़ती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या किया गया, एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया बीटा सी, विच इंडिकेट्स द रिडक्शन इन द शियर स्ट्रेंथ। तो इस रेशियो की वजह से हम जो रेक्टेंगुलरिटी है उसकी वजह से हम इस शियर स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये देखा गया कि जो हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं अगर हमारा जो रेशियो है C1/C2 कॉलम का वो लेस देन 0.5 है, अगर ये रेशियो 0.5 है तो ये देखा गया कि हमारी जो लॉन्गर साइड है उसके अलोंग जो शियर स्ट्रेसेस होंगी वो हमारी वेरी कर रही हैं कहां पर, 0.25 FCK। और जब हमारी शॉर्टर साइड के अलोंग आप शियर स्ट्रेसेस देख रहे हो तो वो 0.15 √FCK तक वेरी कर रही हैं। तो 0.1 FCK5 ये लॉन्गर साइड हो गया कॉलम सेक्शन का, और ये हमारा शॉर्टर साइड हो गया। तो बिकॉज अब ये वैल्यूज हमारी वेरी कर रही हैं तो कोड ने इसको कैसे कैटर किया, बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस रेशियो बीटा सी, जो कि हमारा C1/C2 का रेशियो होगा। इसमें हमारा C1 आप ध्यान रखिए हमेशा शॉर्टर साइड होगी और नीचे वाली जो होगी वो बड़ी साइड होगी। तो इस रेशियो को आपको शियर स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करना है, और जो शियर स्ट्रेंथ है दैट इज गिवन बाय 0.25 √FCK। तो आपकी जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ निकल के आएगी, τC2 बोल सकते हैं इसको आप, दिस इज डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जिसपे हमारे दो इफेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, एक तो इस रेक्टेंगुलरिटी का इफेक्ट इंक्लूडेड है और कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का इफेक्ट इंक्लूडेड है। तो ये हो गया हमारा KS मल्टीप्लाइड बाई τC। तो जो KS वैल्यू है ये हमारा बीटा का फंक्शन है, एंड दिस इज गिवन बाई, इसकी जो वैल्यू है 0.5 प्लस बीटा सी और 1 विच एवर इज लेसर। जो लेसर वैल्यू होगी वो आपको लेनी है। बीटा सी की वैल्यू जो होगी वो यहां से निकल आएगी। तो देखा जाएगा कि हमारी जो KS की वैल्यू है, ये जो फैक्टर है KS, इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा 1 या 1 से कम रहेगी। ठीक है, तो अगर हमारा ये रेशियो शॉर्टर साइड C1 जो है वो C2 का हाफ होगा, तो हमारा इस केस में जो शियर स्ट्रेंथ है वो τC के बराबर हो जाएगी, क्योंकि KS हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारी शियर स्ट्रेंथ हो गई ये वाली वैल्यू। तो KS τC से आपको कंपेयर करना है। तो ये फैक्टर इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि हमारी जो डिजाइन है वो अनकंजर्वेटिव ना हो। ठीक है, तो कोड ये कहता है कि व्हेन शियर एनफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड द कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस एट क्रिटिकल सेक्शन शैल नॉट एक्सीड। तो अब हमने जब चेक करना है तो ये देखना है कि जो कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस थी, ठीक है, जो कंबाइंड स्ट्रेसेस थी वो हमारी इस क्रिटिकल सेक्शन पे τC2 से कम होनी चाहिए। तो ये जो KS τC की वैल्यू है इसको हम अज्यूम कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू τC2 डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट क्रिटिकल सेक्शन इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब्स। तो ये वैल्यू हमारी कम होनी चाहिए। इस केस में हमने क्या किया, देयर इज नो शियर एनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये कोडल प्रोविजंस हो गए, और τC की वैल्यू आपको मैंने बताया लिमिट मेथड स्टेट डिजाइन में इतनी हो गई और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में 0.16 हो गई। तो एग्जाम में आपसे इसका रेशियो भी पूछा जा सकता है कि जो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है फ्लैट स्लैब्स के केस में वो ये रेशियो है, और फ्लैट स्लैब्स में जो रेशियो है बीटा 6 उसको हमने KS में इंट्रोड्यूस कर लिया है, जो कि हमारा यहां पे गिवन है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट उस पे कि अगर सपोज हमारा जो कॉलम है वो हमारा L शेप का कॉलम है, तो उस केस में आपको जो बीटा सी की वैल्यू लेनी है वो कैसे लेनी है। तो कोड ये कहता है SP24 1983 में ये इंडिकेट किया गया है कि जो बीटा सी है उसमें आप क्या करोगे, एक सपोर्ट सेक्शन री एंट्रेंट कॉर्नर्स, ये हमारे कॉर्नर्स हो गए, इन कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हुए
उसकी पेरिफेरी बना लोगे जैसा कि इसमें दिया हुआ है। और इसमें जो शॉर्टर डायमेंशन हम अज्यूम कर लेते हैं, जो शॉर्टर डायमेंशन इस पेरिफेरी में बनेगी AN और BN, उनका जो रेशियो होगा वो आपको लेना है। तो कैसे डिफाइन किया कि नॉन रेक्टेंगुलर कॉलम सेक्शन में एल शेप्ड कॉलम में बीटा में बी टेकन एज द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट ओवरऑल डायमेंशन टू लॉन्गेस्ट ओवरऑल डायमेंशन ऑफ इफेक्टिव लोडेड एरिया फॉर्म्ड बाय इंक्लोजिंग द रीएंट्रेंट कॉर्नर ऑल द रीएंट्रेंट कॉर्नर्स। तो ये हमारे जो है ये रीएंट्रेंट कॉर्नर्स हैं, ये आपका पूरा जो है इफेक्टिव लोडेड एरिया है। और एक्चुअल में हमारा लोडिंग एरिया कितना था, जो एल शेप का कॉलम था, ये सपोर्ट सेक्शन हो गया। तो बीटा सी की वैल्यू AN/BN आपको लेनी है। यहां पे भी लिखा हुआ है कि जो फैक्टर KS है ये इंडिकेट कर रहा है रिडक्शन इन शियर स्ट्रेंथ टू बी कंसीडर्ड इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब्स। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया। उसके बाद हमारा आते हैं कि डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस सेक्शन पे, इस क्रिटिकल सेक्शन पे हमारा जो शियर स्ट्रेसेस हमने कैलकुलेट की थी वो τ/V2 थी। ठीक है, विच वॉज इंक्लूडिंग VU2 अपॉन B0D प्लस जो अनबैलेंस बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो हमारी वैल्यूज आ रही थी। अब ये जो वैल्यू आई ये हमारी लेस देन τC2 जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ उससे कम होनी चाहिए। उस केस में हमने कोई भी शियर एनफोर्समेंट नहीं, नो शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। बट कोड ये कहता है कि अगर ये वैल्यूज τV2 की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाए, जो कैलकुलेट किया आपने वो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए लेकिन 1.5 टाइम्स τC2 से कम रहे, तो उस केस में आपको, ये एरो मैंने गलत बना दिया, लेस देन τC2 हो तो उस केस में आपको शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। और अगर हमारी τV2 1.5 टाइम्स द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से भी ज्यादा हो जाए, विच इज बेसिकली, अगर इसको आप लिखना चाहे तो 1.5 KS τC लिखेंगे एंड 1.5 KS को आप लिख लेंगे 0.25 √FC मल्टीप्लाइड बाई KS। ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो जाएगी तो आपको फ्लैट स्लैब रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो बेसिक है कि आपको जो स्लैब की थिकनेस है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो स्लैब की थिकनेस आप इंक्रीज कर लोगे और सेक्शन को रीडिजाइन कर लोगे। अब आता है कि जब आपने शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है तो कितनी शियर स्ट्रेस के लिए आपको शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, बिकॉज आपकी जो कंक्रीट है वो भी आपका कुछ हद तक शियर स्ट्रेसेस बियर कर रही, कैटर कर रही है। तो कोड ये कहता है कि जब आप शियर एनफोर्समेंट डिजाइन कर रहे हो तो जो शियर स्ट्रेस कैरीड बाय कंक्रीट शैल बी अज्यूम टू बी 0.5 τC। तो शियर स्ट्रेसेस जो कंक्रीट कैरी करेगी वो हमने मान लिया 0.5 τC है। ठीक है, तो 0.5 τC जो है वो हमारा कंक्रीट का शेयर हो गया, विच इज बेसिकली 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 √FC। ठीक है, इतना हमारा कंक्रीट बियर करेगी। इसके अलावा हमारे पास क्या बचा, इसके अलावा हमारे पास जो शियर स्ट्रेस बचा वो बचा τV2 माइनस 0.5 τC। ठीक है, तो यहां पे जो τC था वो एक्चुअल में हमारा τC2 था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है τC2। नो सॉरी, दिस इज τC ओनली, दिस इज ओनली τC। ठीक है, तो ये 0.5 जो हमारा τC था वो हमारा ये वाली वैल्यू थी। तो यहां पे भी जो वैल्यू आपने देखी वो हमारी 1.5 τC है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये τC2 से बड़ी होगी लेकिन 1.5 τC से छोटी होगी। तो इतने डिफरेंस ऑफ फोर्स के लिए मतलब τV0 माइनस 0.5 टाइम्स की τC वैल्यू डिवाइडेड बाई, अगर हम 0.87 FY से डिवाइड कर दें और इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें B0D से, तो हमारा जो एरिया ऑफ शियर एनफोर्समेंट है वो इससे ज्यादा होना चाहिए। हम लोग फर्दर डिटेलिंग में देखेंगे कि हम कैसे डिजाइन करते हैं शियर एनफोर्समेंट। तो इतना एनफोर्समेंट आपको पेरीमीटर लोडेड एरिया में आपको देना है, लेकिन जैसे ही आप पेरीमीटर में आप शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो जो क्रिटिकल सेक्शन है वो शिफ्ट करने लगेगा अवे फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन।
ठीक है, जो क्रिटिकल सेक्शन है, अगर आपने शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड किया तो क्रिटिकल सेक्शन धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सक्सेसिव सेक्शंस में 0.75D 0.75D पे शियर स्ट्रेसेस चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और तब तक चेक करते हैं, उस सेक्शन तक हम चेक करते हैं और वहां तक एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं जब तक हमारा जो शियर स्ट्रेसेस कैलकुलेट होके टाउ V2 लेस देन पॉइंट टाउ सी नहीं हो जाती, बिकॉज पॉइंट टाउ सी की जो वैल्यू है उतना हमारा कंक्रीट बियर कर रही है। ठीक है, तो टाउ V2 शुड बी लेस देन टाउ सी, तब तक हमें चेक करना है। तो यहाँ पर कोड में यही लिखा हुआ है कि शियर स्ट्रेसेस शैल बी इन्वेस्टिगेटेड एट सक्सेसिव सेक्शंस। तो सक्सेसिव सेक्शंस जो प्रैक्टिस है फील्ड में वो 0.75D है, 0.75D शिफ्ट करते जाओगे और ये देखना है कि जो कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेसेस है तब तक हमें वहां तक रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देना है, उस सेक्शन तक प्रोवाइड करना है जहां तक हमारा 0.5 टाउ सी तक हमारी शियर स्ट्रेंथ ना आ जा रही हो, शियर स्ट्रेसेस ना आ जा रही हो। तो वेयर द शियर स्ट्रेसेस डज नॉट एक्सीड, तो इससे फायदा क्या होगा कि उसके बाद हमें शियर एनफोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब हो गया सपोर्ट जो है उसके चारों तरफ हमें शियर एनफोर्समेंट चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट्स थे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो टाउ V2 है इसका कंपैरिजन आपका इट शुड बी ग्रेटर देन टाउ C2 बट लेस देन 1.5 टाउ C। ठीक है, फिर टाउ V2 अगर 1.5 टाउ इससे ज्यादा होता है, यहाँ पे टाउ C2 नहीं है, वहां पे केएस का फैक्टर यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, जब शियर एनफोर्समेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 0.25 रूट एफ सी के आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे मल्टीप्लाइड बाई केएस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कस करेंगे शियर एनफोर्समेंट तो आपको और भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।